नमस्कार। हिंद किसान पर एक खास मुद्दे को लेकर हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर जी। हरवीर जी, आपका स्वागत है। ये बताएं कि आज जो आपने एक आर्टिकल लिखा है हिंद किसान की जो वेबसाइट है उस पर कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उस पर झटके के लिए किसान तैयार रहे, सावधान रहे, तो ये किस तरह का झटका हो सकता है उनके लिए? असल में देखिए अनिका, ये सरकार में एक तो ट्रांसपेरेंसी और जो समावेशी तरीका होता है उसको लेकर के बहुत ही खामियां हैं। सरकार का क्या है कि वहां पर कुछ लोग अपने तरीके से फैसले कर ले रहे हैं और उनके लिए जो सुविधाजनक है, एक तो वो जो फैसला करना चाहते हैं उसके सबके पीछे है कि वो किस तरीके से पैसा बचाएं। यहाँ खास तौर से जो सब्सिडी का जो मसला है उसमें ये है। अब वो पूरी राह तलाश रहे हैं कि किस तरीके से हम जो किसानों को उर्वरक सब्सिडी दी जाती है उसको कैसे कंट्रोल करें। उनको लगातार लगता है कि उसका मिसयूज हो रहा है और ये डाइवर्जन होता फर्टिलाइजर का। तो एक तो खुद के उनके पिछले कदम है और उन्होंने खुद क्लेम किया कि डाइवर्जन हमने रोक दिया, नीम जो है कोटेड यूरिया बना दिया था, उसको दूसरी इंडस्ट्री में डाइवर्जन नहीं होता, लेकिन उसको अब भूल के अगली बात पे चले गए हैं। तो इसमें 2-3 स्टेप्स वो लेना चाह रहे हैं। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरीके से किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी दे दें और दूसरे किसानों को कैसे हतोत्साहित करें कि वो यूरिया का इस्तेमाल कम करें। तो उसके लिए कई सारे कदम उठाने वाले हैं और एक पक्ष इसका इंडस्ट्री का भी है। उनका बहुत पैसा इनके ऊपर बकाया है जो ये लोग बार-बार उसको डिले कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा बकाया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी इस कदम का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो सीधे किसानों के अकाउंट में फर्टिलाइजर सब्सिडी की रकम डाली जाएगी, उसका स्वागत कर रही है इंडस्ट्री भी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर एक तौर पर देखा जाए, हमेशा से यूरिया जो कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम, इनकी एक जुडिशियस यूज, संतुलित इस्तेमाल की बात लंबे समय से होती आ रही है। खासतौर से जिस तरह से हम जलवायु परिवर्तन को देख रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती पर सरकार का जोर है। तो अगर कोई भी इस बात को सुनेगा तो उन्हें लगेगा कि ये तो एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से कि एक कैप लगेगा, जुडिशियस यूज हो पाएगा। तो इसमें किसानों को किस तरह से झटका लगेगा, और जो एक लॉन्ग टर्म विजन है कि ऑर्गेनिक खेती हो पाएगी प्राकृतिक खेती की ओर, तो ये तो उसी राह पर चलने वाली बात दिखती है। इसको आप कैसे समझाएंगे? हाँ, देखिए, एक तो मैं आपको साफ बताऊं कि जो उर्वरकों का उपयोग है वो बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। उसमें एन, पी और के जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनका सबका उपयोग होना चाहिए जमीन की जो जरूरत है उसके हिसाब से। ये एक सच्चाई है, इसमें उस तरफ हमें जाना ही होगा। लेकिन पहले तो मैं वो उस तरफ कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। पहला मैं पॉइंट आपको बताऊं कि हर साल उपयोग बढ़ रहा है फर्टिलाइजर का। बहुत सारे हमारे देश के इलाके ऐसे हैं जहां पर कम इस्तेमाल होता था, तो वहां पर ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत है और लगातार वहां पर प्रोग्रेस हो रही है, तो खपत तो बढ़ेगी। उसमें एक सरकार ने इस साल जो है 71,000 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा सब्सिडी का प्रावधान किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 79,000 करोड़ सब्सिडी उन्होंने जो रिवाइज एस्टिमेट है वो आए थे और उसमें भी 40,000 करोड़ रुपया जो इंडस्ट्री का उन्होंने पे नहीं किया था। अभी भी जैसे मेरी बात हुई इंडस्ट्री के लोगों से, जो पिछले साल का बकाया है उसका भी पूरा भुगतान अभी नहीं हो पाया और अगले कुछ दिनों में ये सारा जो सब्सिडी का प्रोविजन है वो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा और अगले साल का कैरी ओवर भी उतना हो जाएगा जितना कि पूरी सब्सिडी का प्रावधान है, क्योंकि 11 अक्टूबर तक 41 लाख टन जो उर्वरक है उनकी बिक्री ज्यादा हुई है पिछले साल से। एक तो मेरा पॉइंट ये है। तो इंडस्ट्री का क्या है कि अगर सीधे किसान को सब्सिडी दे देंगे तो हमें अपफ्रंट एमआरपी मिल जाएगा, हमें किसी सब्सिडी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हमारी जो फाइनेंशियल सेहत है वो ठीक हो जाए। अभी सरकार के ऊपर उनको निर्भर रहना पड़ता है। सरकार का क्या है कि ये जो डायरेक्ट सब्सिडी हम देंगे उसमें अभी भी उनको लगता है कि शायद चोरी होती है सब्सिडी की, तो हम पैसे बचा लेंगे, जो कि व्यावहारिक रूप से तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अभी जो आंकड़े आए हैं वो पॉइंट ऑफ सेल के लिए, जो अभी रिटेलर के पॉइंट है, ये वहां के आंकड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो होलसेलर के यहाँ पे दे दिया और
उसको सब्सिडी उसके आधार पर ले ली है। दूसरा आपने जो कहा कि जलवायु परिवर्तन है और उर्वरकों का संतुलित उपयोग होना चाहिए, हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, आप कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देख के प्राकृतिक खेती का जो विकल्प है वो लग्जरी है, उसके कोई मायने यहाँ नहीं है। आपको हाई यील्डिंग वैरायटी यूज करनी पड़ेगी, आपको उत्पादकता लगातार बढ़ानी है और ये किसान के हित में भी नहीं है, उसको ज्यादा उत्पादन चाहिए जिससे उसको ज्यादा दाम मिलेगा। तो ये सब ख्याली पुलाव ज्यादा है। हो सकता है कि इक्का दुक्का इलाके इसके इलाका है। जी, लगता है हमारा कुछ तकनीकी खामी की वजह से एक बार संपर्क टूट गया है। मैं एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करती हूँ और हम एक बार फिर से दर्शकों को इसी पॉइंट से समझाने की कोशिश करेंगे। जी हरवीर जी, मेरा आपसे थोड़ी देर के लिए संपर्क टूट गया था। आप अपनी बात रखें। आप बता रहे थे कि जो ये प्राकृतिक खेती की तरफ जाने की बातें हैं, ये एक ख्याल है जिसकी तरफ बढ़ना है, लेकिन उस ख्याल की तरफ बड़े फूक फूक कर कदम उसकी तरफ बढ़ाने पड़ेंगे, बड़ा सोच समझकर उस दिशा में चलना पड़ेगा और फिलहाल ये व्यवहारिक नहीं दिखता। जी अपनी बात रखें। देखिए क्या है कि भारत जैसे विशाल देश में एक तो हमारे इतने सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, दूसरे हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है हर जो हमारे खाद्य उत्पाद है उनका, या जो इंडस्ट्रियल यूज के उत्पाद एग्रीकल्चर से आते हैं उनका। तो ऐसे में आप जो प्राकृतिक खेती है या पारंपरिक खेती है उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। कुछ पॉकेट्स में आप कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो उत्पादकता है वो बहुत कम होती है और पर हेक्टेयर या पर एकड़ अगर आप देखेंगे तो उसमें जो इनकम का अपॉर्चुनिटी है वो घट जाती है और हमें बहुत ज्यादा उत्पादन चाहिए। ये सिलेक्टिव हो सकता है। और एक चीज मैं और साफ करूं, अभी तक दुनिया में कोई स्टडी नहीं आई है जो ये साबित करती हो कि ऑर्गेनिक फूड ज्यादा न्यूट्रिएंट वाला है और जिसमें ऑर्गेनिक जो नहीं है, जिसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं हुए, वो कम जो केमिकल इस्तेमाल करने वाला खाना है वो कम सेहत को वो जो है वो करेगा, फायदेमंद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात है कि किसी भी चीज की जो आधिक्य है वो नुकसानदेह होता है। परमिटेड लिमिट में आपको रहना है। और एग्रीकल्चर एक साइंस है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसमें आपको लगातार प्रोग्रेस करना है, लगातार इनोवेशन करना है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, नए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, नई वेराइटीज का इस्तेमाल करना है। वही हमारे देश के लिए भी हितकर है, हमारे किसानों के लिए भी हितकर है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजर का उपयोग घटा दो, जहां गैर जरूरी उपयोग हो रहा है उसको कम किया जा सकता है, उसको संतुलित करना चाहिए। तो लेकिन उसके लिए भी आपको रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी कि दूसरे उत्पाद उसको आसानी से उपलब्ध हों और उसका जो कॉस्ट बेनिफिट है उसको आपको समझा के उस तरफ किसान को ले जाना पड़ेगा। तो सर, सरकार की जो एक नीति होनी चाहिए कि जुडिशियस यूज हो, संतुलित इस्तेमाल हो, यूरिया का, पोटेशियम का, डीएपी का, तो जो एक फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज की जो उपयोगिता होनी चाहिए देश में, जो उनका काम होना चाहिए, क्या वो उस दिशा में काम हो रहा है? फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज या कृषि विज्ञान केंद्र क्या उस तरह की जागरूकता फैला पा रहे हैं, किसानों को बता पा रहे हैं? क्योंकि अगर देखें तो ये स्टेप, अगर एक लिमिट, एक कैप लगा दी जाएगी कि कितना बैग लेना है, कितना यूरिया लेना है, तो उससे व्यवहारिक दिक्कतें जो आपने सामने रखी वो तो जरूर सामने आएंगी, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में जो मिट्टी की सेहत की बात हो रही है या संतुलित इस्तेमाल की, क्या उस दिशा में हम चल पाएंगे? देखिए अनिका, एक तो ये है कि यूरिया का ज्यादा उपयोग इसलिए भी होता है कि उसका दाम काफी कम है और बाकी फर्टिलाइजर का आपने महंगा रखा है। हालांकि ये जो सरकार की अभी जो आगे की रणनीति है उसमें ये भी है कि धीरे धीरे यूरिया के दाम को 50% तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन आपको दूसरों को सस्ता करना चाहिए। दूसरे जो सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने का जो प्रोग्रेस हुई है बड़े पैमाने पर बने, लेकिन जब तक आप कस्टमाइज फर्टिलाइजर नहीं लाएंगे, आपने किसी भी जमीन का किसी भी मिट्टी में आपने देख लिया कि उसमें कौन से उर्वर तत्व हैं और किन की खामी है, तो वहां पर किसान को आपको समझाना पड़ेगा, ये आपको इस्तेमाल करना है। उस तरीके के फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं है। 10 साल से ज्यादा हो गया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी लेकर के और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की पॉलिसी सरकार की है, लेकिन अगर आप बाजार में जाएंगे आपको वही लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इसमें एक तो किसान की कोई गलती नहीं है, दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है।
हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ब्लॉक लेवल पर है, लेकिन आप देखिए कि उसका काम क्या है, वो कभी किसान के लिए काम नहीं करता, उसको दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो करता है। दूसरे हमारे जो केवीकेज हैं, उनका भी कोई बहुत इंटरेक्शन फार्मर्स के साथ नहीं है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े डिपार्टमेंट्स होते रहे हैं जो डायरेक्ट फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको गाइड करें, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में और जो खेती करने के जो तरीके हैं उनके बारे में समझाएं। तो ये सरकार की अपनी खामी है। आप अपनी खामी को छिपा करके किसान के लिए कहते हैं हम आपको इतना यूरिया देंगे, हम इतना फर्टिलाइजर देंगे, आपको एक बार खरीदना है, आपको 4 बार खरीदना है, हम आपको सब्सिडी कम कर देंगे। तो आपको पीओएस पे जाके आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा, आपको आधार से कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी ये है कि अभी भी हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, वो अभी कंप्यूटराइज़ नहीं है। अभी भी हमारे जो देश में ज़्यादातर खेतीहर परिवार वो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते हैं। एक जो हेड है फैमिली का, 3 पीढ़ियाँ अभी खेती कर रही हैं, लेकिन ज़मीन सारी उनके नाम में है। तो इतना अव्यावहारिक कदम है। और एक पॉइंट और मैं आपको कहूँगा कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली सब्सिडी का एक दूसरा खेल है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से क्रूड के दाम घटे, तो रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसकी लागत कम हो गई। तो जो 300 रुपया सब्सिडी या 200 रुपया सब्सिडी मिल रही थी गरीबों को, आपने वो सब्सिडी जारी नहीं रखी। दाम कम होता गया, आपका खर्चा घट गया, आपने सब्सिडी लगभग ज़ीरो कर दिया है। तो यही काम कल को फर्टिलाइजर में नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? आपको फार्मर को आपने देख लिया, उसको वित्तीय हालत ठीक नहीं है, आपको उसको सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, तो आप फिक्स करो कितना सपोर्ट करना है, लेकिन आपका मकसद दूसरा है। इसीलिए जो है ये मुझे लगता है कि अगर ऐसा कदम उठेगा, तो किसानों में नाराज़गी बढ़ेगी। एक और बात समझना चाहूंगी संक्षिप्त में कि जिस तरह से हम देश भर में देख रहे हैं जो कृषि कानून 3 इनको लेकर इतना आंदोलन हो रहे हैं, किसान सड़क पर हैं, उनका मुद्दा एक है कि हमसे जो हम मेन स्टेक होल्डर हैं हमसे पूछा नहीं गया कि हम क्या चाहते थे। क्या यहाँ पर भी रायशुमारी हुई है, सलाह मशविरा हुआ है, सरकार का जो ये कदम हो रहा है आने वाले समय में, उसमें उनको कितना भागीदार बनाया है इस फैसले के लिए? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने स्टोरी में भी लिखा है कि जैसे इन्होंने जो कृषि कानून बनाए, उसमें कुछ गिने-चुने लोगों को, अपने सो कॉल्ड पॉलिसी एक्सपर्ट्स को या अपने से जुड़े लोगों को बुला कर के बात कर लिया। किसानों के प्रतिनिधियों से सीधे कोई बात नहीं हुई, कोई डिस्कशन पॉलिटिकल लेवल पे भी नहीं हुआ, हाउस में भी नहीं हुआ। और ये जो ताज़ा मसला है, इसमें भी अभी एक बार इन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कुछ लोगों को जोड़ा था। वहाँ लोगों ने कह दिया था कि ये व्यावहारिक नहीं है। लेकिन जिस तरीके का सिस्टम बना हुआ है सरकार में कि कुछ ब्यूरोक्रेट तय कर देते हैं और मिनिस्टर सिर्फ खाना-पूर्ति करते हैं उसकी। क्योंकि मेरी एक कंसर्न मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं, इसको कभी भी लागू कर देंगे। तो आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, जिसके लिए आप ये करने वाले हो, जिसका सब कुछ दाँव पर है, उसको तो आप भरोसे में लो, उसकी भी सुनो, उसको क्या ज़रूरत है। तो ये जो एक गैप है, एक तरीके का कि जो स्टेक होल्डर के बीच में और डिसीजन मेकर के बीच में, आप गैप को फिल करने की कोशिश नहीं करते। उससे क्या होता है कि एक-दूसरे का भरोसा टूटता है। आज पूरे देश में किसान आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ इतना आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि भरोसा टूटा है। तो एक बार फिर आप भरोसा तोड़ेंगे, तो ये किसानों की नाराज़गी और बढ़ेगी। जी, बहुत-बहुत शुक्र है इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो दर्शकों आप देखते रहिए इस स्पेस में इसी खबर से जुड़ी जो तमाम डिटेल्स हैं, उस पर बाकायदा एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा है हरवीर जी ने, जिसको आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं www.hindkisan.com। और हमारी ये चर्चा, इस तरह की चर्चाएँ जारी रहेंगी, जिनसे आपको और ज़्यादा इनसाइट मिलता रहेगा। फेसबुक पेज है, हिंद किसान का ट्विटर पेज और यूट्यूब। देखते रहें। नमस्कार।